हो गया। तो अब लिखो, यही स्क्रीन खोले रहने दिया करो ना। हाँ, अब लिखो यूनिट कौन सी कराना है हमें। यूनिट है 8, 8वीं है सांख्यिकी। सिलेबस रखे हो क्या? यूनिट 8वीं है। एक मिनट रुक जाओ। यूनिट जो है इसमें देख ले रहा हूं, 8वीं है सांख्यिकी। सांख्यिकी कह लो या फिर स्टैटिक्स कह लो, सांख्यिकी या इसको कह लो स्टैटिक्स कह लो। अब इसमें क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ के बता रहा हूं सांख्यिकी में लिखा क्या क्या है। आंकड़े, आंकड़ों का संग्रह, एक वर्ड लिखा आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यिका, संचयी आवृत्ति, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, विश्लेषण। इतना सिलेबस सांख्यिकी में लिखा। और मेरा ये मानना है ये तुमसे बन भी जाएगा पेपर में, लेकिन इसमें समस्या ये होगी कि वो टेबल बनेगी कई सवालों में, तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, नहीं तो वो टाइम खा जाएगा। तो सांख्यिकी, किसी ने पूछा सांख्यिकी है क्या, तो सांख्यिकी किसके ऊपर पढ़ाई जाती है? आंकड़ों के ऊपर। आंकड़े यानी क्या होते हैं? डेटा। डेटा क्या होते हैं? जैसे अपनी सबकी आयु, सबकी उम्र, सबने जो नंबर प्राप्त करे, ये सब क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। सही बात है। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। एक होता है आंकड़े होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो टाइप के आंकड़े होते हैं, दो टाइप के आंकड़े होते हैं। तो दो टाइप के आंकड़ों में ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जैसे अपनी एक तिमाही परीक्षा हुई, तिमाही परीक्षा होती है ना, और एक छिमाही होती है, हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, ये सब होते हैं ना। तो अपन ऐसे बोलते हैं ना, तिमाही परीक्षा में तुम्हारे इतने नंबर आए थे, अब हाफ ईयरली में देखो कितने आएंगे। तो उसके बेस पे अपन कंपेयर करते हैं कि तिमाही में आपका सेकंड नंबर आया था, हाफ ईयरली में फर्स्ट आ गया या थर्ड आ गया। तो किसी को बेस करके अपन आगे के बारे में बताते हैं। जैसे इतनी उम्र में आपने इतनी ग्रोथ की थी, इतनी उम्र में कितनी ग्रोथ की। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वो प्राथमिक और जिसको बताते हैं वो द्वितीयक। क्या ये बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? प्राथमिक और द्वितीयक कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, उसको मीनिंग समझना है। प्राथमिक यानी जिसके, मान लो इसको तिमाही का एग्जाम मान लो, इसको छिमाही का मान लो। तो तिमाही के एग्जाम के ऊपर अपन ने छिमाही के एग्जाम का विश्लेषण किया कि भाई जैसे आपकी अटेंडेंस है, आपकी फुल अटेंडेंस है, उसके ऊपर आपको नंबर मिले, तो प्राथमिक आंकड़ा क्या हुआ? आपकी अटेंडेंस है, और जो उसके ऊपर नंबर मिले वो कौन है? द्वितीयक है। क्या ये बात समझ गए? अब इन डेटा के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन बनाए गए। भाई अपन बोलते हैं ना इस क्लास के एवरेज आयु इतनी है, ये इतना है, तो उसमें एक वर्ड है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एक सिलेबस में वर्ड क्या लिखा है देखो, उसमें लिखा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। समझ गए? इंग्लिश में बोलते हैं उसे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो लिखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हिंदी में लिखो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो प्रश्न पेपर में क्या आएगा कि इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है या नहीं है। सही बात है। तो जितने भी अपन लोग ये पढ़े हैं, एएम पढ़ा है आपने, अर्थमेटिक मीन, जीएम पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन, एचएम पढ़ा है, हार्मोनिक मीन। सही बात है। या अपन सिंपल मीन भी बोलते हैं, या अपन बोलते हैं मीडियन। मीडियन यानी क्या होता है? माध्यिका।
एएम अपन लोग एएम यानी अर्थमेटिक मीन यानी समांतर श्रेणी का माध्य, लेकिन माध्य अपन किसी भी श्रेणी का निकाल लेते हैं, कोई भी नंबर दे दो उसका क्या निकाल लेते हैं अपन, माध्य। तो एएम और मीन में अंतर समझ में आता है। मीन किसी भी डेटा का निकाला जा सकता है, लेकिन एएम किसका निकाला जाता है, जिनमें एक निश्चित अंतर होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये जितने मैं लिख रहा हूं, मीन, मॉड, मॉड यानी हिंदी में बोलते हैं बहुलक, ये इन सब को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। समझ गए? जो आपके सिलेबस में लिखा है ना कि केंद्रीय मापन की विधियां ये वो, तो इसे बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या ये कहानी समझ में आ गई आपके? अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लिखी तो है, तो उसे निकालते भी आना चाहिए। तो अपन ने एएम निकालते बन जाता है, आपसे जीएम बन जाता है, एएचएम बन जाता है, मीडियन अभी हम लोग पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, मॉड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है। समझ गए? तो इनको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। दूसरा लिखो, दूसरा शब्द लिखना है तुम्हें, दूसरा है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समझ गए? आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। तो आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण कितने तरीके से किया जाता है वो नोट करो। पहला अपन बनाते हैं दंड आरेख। सुना है तुमने? दंड आरेख, जिसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। सही बात है। इस टाइप से आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ कैसे बनते हैं, इस टाइप से पढ़े होंगे। ऐसा कभी बनाते हैं अपन लोग, ये क्या कहलाते हैं? बार ग्राफ ऐसे बने होंगे ना। तो पहला लिखो बार ग्राफ। आंकड़ों को प्रदर्शित करने का तरीका बताया जा रहा है। पहला है बार ग्राफ। फिर लिखो आयत चित्र। आयत चित्र। आयत चित्र को इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोग्राम। सुना है ये? आयत चित्र, या इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम। तीसरा लिखो बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और चौथा है बारंबारता आलेख। बारंबारता आलेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ग्राफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। समझ में आ गई होगी बातें। और एक और लिखो पाई चार्ट। पाई चार्ट सुना है आपने? एक सर्कल बनाते हैं, उसमें परसेंटेज में या एंगल में वैल्यू दी रहती हैं, तो ये हो गया पाई चार्ट। ये सब क्या है? आंकड़ों को प्रदर्शित करने के क्या हैं? तरीके होते हैं। अब लिखो आगे। तो ये अभी हमने क्या बताई आपको? छोटी सी थ्योरी बताई कि भाई किस किस को क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा और बातें क्या हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा वो बता रहा हूं तुम्हें। इनके ऊपर एक प्रश्न लिखवा रहा हूं। निम्न में से, प्रश्न लिखो, निम्न में से मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्या लिख लो? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विचरण।
मेजर ऑफ डिस्पर्सन या विचरण की माप कौन सी है? निम्न में से मेजर ऑफ डिस्पर्सन या विचरण की माप कौन सी है? ऑप्शन लिखो, मीन, मीन लिखो, फिर लिखो मॉड, फिर लिखो मीडियन, और चौथा लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मानक, हिंदी में मानक विचलन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मानक विचलन। तो आंसर लिखो, इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने तुम्हें लिखाया कि मीन क्या है, मीन क्या लिखवाया है? केंद्रीय प्रवृत्ति की, नहीं माध्य तो है, लेकिन उसे कहते क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप लिखाया कि नहीं? सेंट्रल टेंडेंसी। माध्य को, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। आप देखो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों एक है कि नहीं है? जो चार ऑप्शन है उससे भी तो अंदाजा बिठा लोगे। माध्य मालूम है तुम्हें, माध्यिका मालूम है, बहुलक मालूम है, ये तीनों किस में लिखाए हैं हमने? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। और इसने क्या पूछा है? मानक विचलन, विचरण पूछा है। विचलन या विचरण दोनों लिख सकता है वो कभी, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं डिस्पर्सन लिख लेना उसको, ठीक है? तो इसमें अलग सा कौन दिख रहा है? इसमें अलग कौन दिख रहा है तुम्हारा? समझ गए? तो मानक विचलन इसका आंसर है, कि इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है डिस्पर्सन कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? जिनमें डेविएशन शब्द लगा होगा, जैसे मानक विचलन होता है, मीन डेविएशन होता है, मीडियन डेविएशन होता है, ये सब क्या कहलाते हैं? डिस्पर्सन कहलाते हैं। और जो मीन, मॉड, मीडियन, ये सब क्या कहलाते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अब लिखो आगे। अब हम सिंपल क्वेश्चन पे आ रहे हैं सबसे पहले, जिसमें कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालेंगे अपन लोग। सिंपल, मान लो हमने तुमसे कहा ये कुछ डेटा है, ऐसे डेटा है, समझ गए? इनका मीन निकालो, माध्य। तो ये कैसी श्रेणी कहलाती है? ये इंडिविजुअल श्रेणी कहलाती है। इंडिविजुअल यानी होता है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है। समझ गए? सिर्फ डेटा है। तो यदि किसी ने पूछ लिया, चलो एक डेटा और नोट कर लो, 11, किसी ने पूछ लिया इसका मीन क्या होगा, तो आपको मीन अब हमें बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। मीन में क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे और जितने डेटा हैं उनसे भाग दे दोगे। तो मान लो हम इनको जोड़ रहे हैं, तो 7 और 5 12 दूनी 24, सही बात है। 24 और 13 कितना हो गया? 37। 37 और 11 48 और 11 59। क्या ये जोड़ा सही है? कितने डेटा हैं ये? 6। तो ये प्रक्रिया जानते हो क्या मीन निकालने की? पहले ये बताओ, ये बन जाएगा तुमसे मीन निकालते। दूसरा है मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन, मीडियन निकालने में सबसे पहले आंकड़ों को जमाया जाता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ऐसा। तो सबसे पहले कौन है? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 11, फिर 12, फिर 13। समझ गए कि नहीं समझे? इनको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। समझ गए? फिर क्या करते हैं अपन लोग? मीडियन दो तरीके पे हो पाएगी। एक है ये टोटल जो है, टोटल यानी योग नहीं, नंबर ऑफ टर्म। यदि ये इवन है, इवन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है। कब? जब ये इवन होंगे। समझ गए कि नहीं? और ऑड होंगे तो क्या होगा? ऑड होंगे तो n/2 प्लस 1th बस होगा।
क्या ये बात समझ गए? इसमें कोई रटने की बात नहीं है, सीधी बात है। मान लो 6 लोग हैं, तो 6 लोग का बीच वाला सीधे नहीं बता सकते ना, तीसरे और चौथे का मीन निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि 7 लोग हैं तो सीधे बीच वाला आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इधर पे ये कितने हैं? 6। तो n की जगह आपने क्या रख दिया? 6। तो 6/2 यानी तीसरा, और तीसरा और एक चौथा, यानी तीसरा और जो चौथा होगा उसका एवरेज निकालो। तो तीसरे नंबर पे कौन है? 11। चौथे पे कौन है? 11। तो 11 धन 11 22, 22/2 यानी 11। तो इसका मीडियन 11 है कि नहीं है, पहले ये बताओ। और यदि ये 7 हो जाते, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, यदि ये 7 हो जाते तो 7 हो जाते तो क्या हो जाता? 7 और 1 8, 8/2 यानी चौथा पद होता। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इवन हो तो ये सूत्र है, ऑड हो तो ये सूत्र है, दोनों समझ में आ गए। तीसरा होता है मॉड। तीसरा लिखो, मीडियन के बाद तीसरा होता है मॉड। मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। मॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक यानी होता है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 11। तो हमने बहुलक क्या बता दिया? 11। समझ गए कि नहीं? चौथा होता है रेंज। चौथा होता है रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं परिसर। समझ गए? रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परिसर। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाओ। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 13, और सबसे छोटा कौन है? 5। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाओ, यानी 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 8। ये क्या आ गई आपकी? परिसर। तो जब इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो आपको ये चारों चीजें निकालते बननी चाहिए। ये चारों क्या कहलाएंगी? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होंगी। सही बात है कि नहीं? पहले बताओ, इतने में कोई कष्ट है क्या? बन जाएगा? बन जाएगा। तो ये चारों निकालने में खास बात क्या है? पेपर में यदि ये ऐसा आ जाए, इसका मीन निकालो, वो तो सब निकाल लेंगे, मीडियन निकालो। पेपर में क्या आएगा? इन चारों में से कौन सा क्रम पर निर्भर करता है? प्रश्न समझ में आया? इन चारों में से कौन सा क्रम पर या ऑर्डर पर निर्भर करता है? तो आपने मीडियन में ही क्या किया है? इनको क्रम से जमाया है, बाकियों को क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो मीडियन ऐसा होता है जो क्रम पर निर्भर करता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पढ़ने का तरीका सीखो। तुम ये सोच रहे हो मीन निकालते बन जाएगा, फटाक से मीन निकाल लिया। आराम से समझो, मीन में तुमने किया क्या है? सबको जोड़ के बटे कर दिया। ये आगे पीछे होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडियन में तो आगे पीछे होने से फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए इन चारों में मीडियन जो है वो क्रम पे निर्भर करता है। अब ये प्रश्न बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये प्रश्न बनाया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अब लिखो आगे, अगली चर्चा पे आ रहे हैं। हो गया? अब लिखेंगे हम। तो ये हमने अभी कौन सी 4 चीजें सीख ली? मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। लेकिन अभी ये कौन सी सीरीज चल रही है? इंडिविजुअल। कल को ये सीरीज फ्रीक्वेंसी वाली आ जाएंगी, तो इन सब के क्या बदल जाएंगे? फॉर्मूले बदल जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो अभी हम इंडिविजुअल सीरीज पे ही चला रहे हैं। अब लिखो, अगली चीज लिखना है तुम्हें। अगली चीज लिखानी है मीन डेविएशन। अगली चीज क्या लिख रहे हैं हम लोग? मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे हम? मीन डेविएशन, यानी इसको बोलते हैं माध्य विचलन। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं निकाल रहे हैं हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अब मानक डिस्पर्सन निकाल रहे हैं। समझ गए? तो हम कुछ सूत्र लिखा रहे हैं,
इनको पहले लिख लो, फिर अपन करेंगे इसको आगे। तो एक टेबल टाइप से बना लो कि भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखो एमडी। एमडी का मतलब होता है मीन डेविएशन, समझ गए? मानक विचलन नहीं, माध्य विचलन। मीन डेविएशन को क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। तो लिख लो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बटे n। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बटे n, जहां ये x बार जो है ये क्या कहलाता है? मीन। मॉड में क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लेना चाहते, समझ गए कि नहीं? अब चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए यहां f नहीं दिख रहा है। यदि फ्रीक्वेंसी भी होगी तो फिर यहां पे हम क्या लगा देंगे? f लगा देंगे। आप तो सिर्फ ये याद करो, फ्रीक्वेंसी आई तो f लगा देना। मीन डेविएशन के बाद अगला आता है वेरिएंस आता है। वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण, समझ गए कि नहीं समझे? और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसको काय से डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। मैं बार बार ये समझा रहा हूं कि ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, फ्रीक्वेंसी वालों के लिए नहीं है। वो आएंगी तो इसमें f का इंटू हो जाएंगे, सही बात है? तो अगला फॉर्मूला लिखो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, ये हो गया। हम एक साथ इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको लिंक समझ में आ जाए कि एक सूत्र से दूसरा सूत्र कैसे बना है। तीसरा लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन होता है अंडर रूट सिग्मा। जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लोगे, ये आएगी ना, देखो मैं लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे n, इसको लिख लो। समझ गए? मैं बार बार क्या समझा रहा हूं? फ्रीक्वेंसी आएगी तो फ्रीक्वेंसी कर लेना। ये तीनों अब आप एक बस पढ़ना, इसमें स्क्वायर लगा देना तो वो बन जाएगा वेरिएंस, अंडर रूट ले लेना तो वो बन जाएगा। तो तुम बोलोगे भैया अंडर रूट लेने से तो वापस ये का ये आ जाएगा, देखो n का स्क्वायर नहीं हुआ है, सही बात। और एक और लिख लो, ये भी आगे आएगा, CV लिख लो। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक। तो ये होता है इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू मीन इंटू 100। समझ में आ गई होगी बातें? इतना बन जाएगा क्या अपन से? अब इसमें बनने का क्या है फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हो, है ना? अब लिखो, अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें अलग अलग ईयर के कहीं कहीं के क्वेश्चन हैं, इनको अपन ट्राई करते हैं। अभी अपन को आसान क्यों लगेगा? क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज चल रही है, टेबल बड़ी नहीं बन रही ना। जब बड़ी बन जाएगी तो मीन भी अलग निकलेगा, मॉड भी अलग निकलेगा। अलग करूं इसे? चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। डेटा लिखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। तुमसे क्या क्या निकालते बन जाता है? इसका मीन निकालते बन जाता है, मीडियन बन जाएगा, मॉड बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब हम निकालने वाले हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? मीन। तो जरा आप लोग मीन निकाल के बताइए। हम टेबल इस टाइप से लिख दे रहे हैं, 7, 9, 11, 13, 15। ये हमारी x कहलाती है।
आप जरा एक्स बार निकाल के बताइए कितना आएगा, मीन कितना आएगा इसका? 11 आएगा। तो तुम्हारा मीन आ गया, मीन यानी एक्स बार, एक्स बार क्या आ गया? 11। तो अब अगली टेबल काय की बनेगी? एक्स माइनस एक्स बार की बनेगी कि नहीं बनेगी? एक्स माइनस एक्स बार की बनेगी। और हम इसको मॉड में क्यों ले लेते हैं? क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना, सही बात। तो देखो 11 में से 7 जाएगा 4, सही बात है। 11 में से 9 जाएगा 2, 0 2 4। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सही बात है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका भी क्या करते हैं? एक्स माइनस एक्स बार का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, 4 0 4 16। ये समझ में आया कि नहीं? अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जरा टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 16 4 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 बटे क्या आ जाएगा? 5। कितने डेटा हैं ये? 5। तो 5 अट्ठे, तो अंडर रूट 8 आया कि नहीं आया? अब ऑप्शन में अंडर रूट 8 नहीं लिखा रहेगा, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। कौन सा आंसर बताओगे आप इसका? 2.4 पहला ऑप्शन है, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8। 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8। अब बताओ आप आंसर क्या आएगा? सोच के। 2.8। कैसे? मतलब करीब देख के अंदाज से बताया है? मतलब 8 को अपन ने लिख दिया 4√2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 यानी 2√2। सही बात है। तो √2 की वैल्यू आपको मालूम है 1.41। यही लिखी, क्या लिखी? 1.41 रखी, तो इनटू करके देख लो 2.8 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ। नहीं आया? बन जाएगा। चलो आगे लिखो। अब नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग। तो कहने का मतलब, अब आप एक बात समझो, वर्ग करके जोड़ के बटे 2 किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया। यदि इसी को जोड़ के बटे n कर देते, इसी को जोड़ के बटे n कर देते तो अपन को क्या मिल जाता? मीन डेविएशन। यदि अंडर रूट नहीं लगाते तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता, वो वेरिएंस आ जाता। सही बात है। ये सिग्मा स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर में अंडर रूट नहीं है। बात समझ गए? देखो अभी लिखवाया हमने, सिग्मा स्क्वायर में अंडर रूट नहीं है ना। सही बात है। किस में अंडर रूट लगाया हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो आंसर कितना बता दिया हमने? 2.8 बन जाएगा। चलो अगला सवाल लिखो। हमें ऐसा लगता है पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, उम्मीद इनकी आने की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चला जाएगा? टाइम। क्योंकि ये तो अभी एक्स ही, अभी यहां एफ और लग जाता तो और टेबल बढ़ जाती। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे लिखिए क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का मीन, कुछ आंकड़ों का मीन 40 है, 40 है, मीन 40 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन 8 है। क्या है? 8 है। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितने % होगा? क्वेश्चन समझ में आया है?
क्वेश्चन समझ में आया है? कितना आएगा जरा बताओ। अभी आपने देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितने % आएगा? %20। तो क्या मालूम होना चाहिए था तुम्हें? फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला ही नहीं मालूम होता तो फिर क्या कर लेते? अभी एक फॉर्मूला लिखवाए ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 8, और मीन कितना दिया है? 40। तो 8 पंजे 40, ये आ गया 20%। तो यदि अब देखो, यदि हमारे पास टाइम हो तो हम ये भी समझाएंगे हो है क्या 20% हो क्या रहा है और ये वो, लेकिन अभी ये समझने की नहीं हो रही, अभी तो आपको ये जमाने की हो रही है बस। पहले बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? बन जाएगा क्या भैया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग अब कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं? इतने फॉर्मूले नोट कर लो। कैलकुलेशन पे आया तो हो सकता सिंगल सीरीज पे आ जाए। यहां से आप एक रिलेशन और याद कर लीजिए। रिलेशन होता है, लिखिएगा, मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, पेपर में ये आना ही है, ये रिलेशन आएगा ही। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मॉड, है ना? तो इसको बोलोगे क्या? बहुलक बराबर 3 गुणित माध्य का ऋण 2 गुणित माध्य। तो पेपर में क्या कहेगा? कोई 2 चीज दे देगा और तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा, ये सवाल बना सकता है। सही बात है। चलो अब और आगे लिखते हैं। अब एक डेटा लिखो। अब देखो, अब हम थोड़ा परेशान करने का डेटा ले रहे हैं, ठीक है? लिखिएगा, इंटरवल लिखो, अंतराल। अंतराल क्या दिया है? 0 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ये डेटा दिया है, समझ गए? फ्रीक्वेंसी लिखो क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इस इंटरवल में कितने डेटा आ रहे हैं। 0 से 5 में लिखो 12, 12, 18। इसके बाद है 16, 19, 14, 16, 19, 14, 11, 7, 3, 12, 16, 18, 12, 1 मिनट, 12, 18, 16, 19, 14, 11, 14, 11, 7, 3। आगे पीछे हो गए क्या ये? टोटल कितने हैं? इधर कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कम है ना फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी या तो इंटरवल को चेंज, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना ही वो होने चाहिए। 1 मिनट, सवाल को ठीक करना पड़ेगा। सवाल ऐसा नहीं हो सकता, वो गड़बड़ है। 1 मिनट रुक जाओ, आसान आंसर नहीं आएगा ना ऐसे में। चल दूसरा डेटा बनाओ, क्योंकि इससे नहीं आएगा। 140 to 150, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190,
और 190 to 200, ये हमें इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दी है हमको 5, 10, 20, 5, 10, 20 और 9, 6, 2, ये ठीक है। अब हमें मान लो पेपर में आ गया इसका मीन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मीन। अब आप मुझे बताओ कि इसका मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। x 150 और 140 कितना होगा? 290। 290 यानी 145। क्या ये समझ गए? फिर 145 है तो ये कितना होगा? 155, 165, 175, 185, 195। इतने में कोई टेंशन है? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका मीन किस तरीके से निकालें। हम अब देखो, जब अपन लोग 11th 12th में थे तो लिख के आता था, स्टेप डेविएशन मेथड से करो, एज्यूम मान के करो, इस विधि से करो, पद विचलन विधि, कई विधियां थी। अब इधर देने जाओगे तब थोड़ी ना लिख के आएगा कि कौन सी विधि से करो, इधर तो आपको खुद को करना है। अब यदि तुम्हारे कैलकुलेशन भयंकर तेज हैं तो तुम इन दोनों का इनटू कर दो और फ्रीक्वेंसी को जोड़ लो और भाग दे दो। क्या समझ रहे हो? मीन का ये फॉर्मूला सुना है क्या तुमने? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये सुना है क्या? तो आप इससे कर सकते हो, इससे करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब सिर्फ समस्या का एक ही है, कैलकुलेशन, टाइम लग सकता है। तो फिर हम दूसरी विधि बता रहे हैं, एज्यूम करने वाली विधि। तो उसमें फिर क्या बदलेगा? सूत्र बदल जाएगा। मैं अभी भी समझा रहा हूं, आप हो मैथ्स वाले बच्चे, हमने मान लो कोई सा सूत्र मीन का हमसे छूट गया, मान लो। अब पेपर में आ गया ये पद विचलन विधि का कौन सा सूत्र है इनमें से, और तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम क्या करोगे? सिंपल मेथड से मीन निकाल के देख लोगे और ऑप्शन में से किस में वो ही मीन आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं हम। अब मान लो ये विधि तो गलत नहीं है, आप घर में इससे भी करके देखना। हम करा रहे हैं एज्यूम मेथड से। एज्यूम मेथड, एज्यूम यानी उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एज्यूम यानी मान लेते हैं जो, है ना। तो हम इसका कोई भी मीन अपन मान लेते हैं। इसका मीन हमने मान लिया 165 है। क्या मान लिया? ये कोई वो नहीं है कि यही आंसर है, ये हमने मान लिया एज्यूम। आप 175 भी मान सकते थे। समझ गए कि नहीं? अब अगली टेबल बनाओ यू आई की। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 165/10। तो ये सूत्र क्या बन रहा है यू आई का? यू आई का सूत्र क्या बन रहा है? एक्स जो भी है वो ले लो, माइनस जो एज्यूम लिया है अपॉन एच। एच यानी उसमें कितने का अंतर है। क्या ये समझ में आ रहा है? यू आई का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों किया जाता है? डेटा को छोटा करने के लिए किया जाता है। अब देखो, इसको घटाओगे तो ये आएगा तुम्हारा -2 आएगा। बोलो हाँ। इधर कितना आएगा? -1। ये 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा तुम्हारा? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। और ये कितना आ जाएगा? 3। क्या ये समझ में आया कि नहीं? इसके बाद क्या निकाला जाएगा? एफ आई यू आई। इसका इंटू करो, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 0, 9 एकम 9, 6 दूनी 18, 2 तिया 6। पहले बताओ ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए कि? इनको जोड़ के बताओ कितना होगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? अरे ये तो कट जाएगा ना 20। 9 और 6 15 और 2 ये हो गया 20। 18 इनमें से 20 को घटाओ, कितना आएगा? 9 12। इधर पे 12 आएगा। 6 दूनी 12 आएगा ना? नहीं समझे? तो 12 6 18 और 9 27 यानी 7 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। ये समझ में आया? 7। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 52।
ये समझ गए कि नहीं? उसको तो जोड़ लो। तो अब सूत्र क्या बन रहा है, सूत्र क्या बन रहा है वो लिख लो। हो गया? तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा, जो भी आपने एज्यूम वैल्यू मानी है वो लिख लो, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। इसको हल करके बताओ जरा, वैल्यू रख के कितना आंसर आएगा। इसको हल करके बताओ आंसर कितना आएगा। क्या है तुम्हारी की, क्या बता दें? ऐसे पेपर में करोगे तो हो गया काम। अपन कैलकुलेशन बोल रहे हैं तेज करो, जब इधर नहीं लिखवा है ये एच 10 वो उसमें 10 का गैप है, कितना आएगा? भैया एक बात जान लो, तुम पढ़ जरूर रहे हो, लेकिन यदि गुणा भाग मजबूत नहीं हुए, देखो मुझे बड़ी चिंता है कि पेपर में आप जोड़ घटाना गलत कर दोगे तो हम क्या करेंगे फिर? इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो, कितना आएगा? ए कितना है? 1 से कहां से 200 आ रहा है? ये हो गया 165 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई है 7, एच की कितनी है 10, तो कितनी हो जाएगी 70, समेशन एफ कितना है 52, तो ये कितनी बार काटेगा? एक ही बार काटेगा ना, तो इससे एक ज्यादा ही आंसर होगा। नहीं आई बात समझ में? कैसे आया आपका 200? भाई 70/52 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो आंसर 165 है, तो 166 दशमलव कुछ आएगा। तो लिखो आंसर 166.35। बोलो हां। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया? बोलो नहीं आया तो बोलो। तो 165 गुणित 52 कर दिया आपने, है तुम्हारी की। हम कहते तब भी आंसर तो उतना आएगा ही नहीं ना, चाहे कैसे भी हल कर लो, ऐसे थोड़ी कि आंसर बदल जाएगा। तो फिर बढ़ाएं आगे, क्या समस्या है ये समझ में आ रही है क्या? कि यदि आ गया मान लो, तो आपका कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा। अब हम एक क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, उसमें मीन निकालिए, उसमें मीडियन भी निकालेंगे फिर, समझ गए? लिखिए, उसमें मीन भी निकालेंगे अपन और मीडियन भी निकालेंगे। आपके पास जो भी घर में डेटा है उसमें कैलकुलेट करके ये कर लोगे क्या? घर में क्या काम चालू कर दो, इन बुकों में ये सवाल होंगे कि नहीं होंगे, मीन निकालना मीडियन निकालना, तो उनको करो। नहीं तो आप बनते हुए भी वहां जरा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा। हम थोड़ा अलग सा क्वेश्चन ले रहे हैं,
लिखिएगा। मार्क्स लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये मार्क्स लिख लो, ये मार्क्स दिए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, F1, 15, F2, 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या लिखे हैं? 5, F1, 15, F2, 6। समझ गए कि नहीं? तो आपसे यही F1, F2 पूछने वाला है। क्वेश्चन लिखो, यदि इसका मीडियन 28 है, यदि इसका मीडियन 28 है तथा टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, इसका मीडियन 28 है तथा टोटल ऑब्जर्वेशन 50 है, तो बताइए F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? तो बताइए F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहले एक बात देखो, 15 और 6 21 और 5 26, सही बात है कि नहीं? तो ये लाइन 26 धन F1 धन F2 बराबर 50 है कि नहीं है, ये बताओ पहले। ये दिया है कि नहीं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दिए हैं, तो यहां से 26 यहां चला जाएगा, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 24 है। ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अब इन सवालों में अपन CF निकालते हैं, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है? 5, फिर इसको इसमें जोड़ दोगे 5 धन F1, ये इसमें जोड़ दोगे 20 धन F1, ये इसमें जोड़ दोगे 20 धन F1 धन F2, और ये इसमें जोड़ दोगे तो 26 धन F1 धन F2। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? संचयी आवृत्ति बोलते हैं इसको। संचयी आवृत्ति कैसे होती है? आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं, तो जो टोटल है वही आखिरी में आता है। समझ गए कि नहीं? अब हम क्या का सूत्र लिखेंगे? मीडियन का। लेकिन अब मीडियन का वो वाला सूत्र नहीं चलेगा, मीडियन का सूत्र अब इंटरवल वाला चलेगा। तो लिखो मीडियन इक्वल टू मीडियन L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। तो ये मीडियन का फॉर्मूला कब लगाना है, समझ में आया क्या? जब इंटरवल दिया होगा। समझ गए? अब समझो, मीडियन की जगह आपको दिया हुआ है 28। बोलो हाँ। मीडियन की जगह क्या दिया है? 28। N क्या होता है? ये टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का सम। आवृत्तियों का योग कितना है? 50। तो यहां N की जगह क्या रख दोगे? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 25। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझ में आ गया? 25। अब 25 आ गया, 25 किसके अंतर्गत लिया जाएगा ये समझो। 25 20 से ज्यादा है कि नहीं है? 25 20 से ज्यादा है, तो ये वाला लिया जाएगा। 25 के अंतर्गत कौन सी संचयी आवृत्ति है? ये वाली। तो इसके सामने लोअर लिमिट कितनी है? 20। समझ में आया? धन 25। समझ गए कि नहीं समझे? माइनस, अभी इसको मैं लिख दे रहा हूं फिर आप समझना, बटे 15। क्या होता है? जिसके अंतर्गत लोअर लिमिट देखी जाती है, जिसके सामने लोअर लिमिट देखी जाती है, उसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति ली जाती है और उसके सामने वाली आवृत्ति ली जाती है। इसको याद रखना। ये जो CF है वो ये वाला लिया जाएगा
और f कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। इसको नोट करना, अच्छे से याद रखना। और h की जगह क्या रखोगे, h की जगह क्या रखोगे, 10। h की जगह क्या रखोगे, 10। हल करके f1 की वैल्यू बताओ। नहीं, ये नहीं देखा हमने ये देखा है, इधर देखेंगे। अभी क्या, अभी हमने हाँ कह देंगे, लेकिन जब इंडिविजुअल सीरीज आ जाएगी 1 2 3, तो उधर किसके बीच में देखोगे, तो उधर इंटरवल बनाने पड़ते हैं वैसे, लेकिन हम ये बता रहे हैं 25 जो है 20 से ज्यादा है। तो तुम बोलोगे 20 से तो ज्यादा ये भी है, ये दोनों का सम मेरे भाई 24 है। समझ गए कि नहीं? अभी 1 2 सवालों में आ जाएगा, अभी नोट कर लो, आ जाएगा। हम 1 2 सवाल कराएंगे ना, तो उसमें आप करके देख लेना, है ना। क्या बोल रहे? F1 और F2 का योग कितना आना चाहिए ये बताओ। 24 आना चाहिए। इधर तो Fi1 अपना आ गया 34, 8 आ रहा है। तो अपने आप F2 समझ जाना कि F2 कितना आएगा, 16। नहीं आई ना समझ में बात? भगवान इधर बताओ, एक जन ने आंसर बता दिया है, अब नहीं हो रही। इसमें कैलकुलेशन में क्या नहीं बना है ये बताओ यार। देखो मैं बार बार समझा रहा हूं, आपका कैलकुलेशन इंप्रूव करो। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल से गणित को ऐसे लेट के पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। इसलिए अपन वो वाली मैथ्स जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बोर्डोमस के सवाल डेली करो, जैसे कि कैलकुलेशन तेज हो। एक सवाल और कराते हैं मीडियन का। देखो, लिखो टेबल लिखो, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी लिखो 22, 38, 45, 35, 20। भाई इसका मीन भी पूछा जा सकता है, मीडियन भी पूछा जा सकता है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, CF निकालो। तो CF कैसे निकालते हैं, 22 है तो 22 लिख दो, 38 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60, 60 में 45 जोड़ दो 105, 105 में 35 जोड़ दो 140, 140 में 20 जोड़ दो 160, यानी इसका टोटल 160 आ रहा है। ऐसे चेक कर लो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो कैलकुलेशन गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। फॉर्मूले तो रटा ही लोगे आज नहीं तो कल। मीडियन इक्वल टू, अभी हमने सूत्र लिखवाया, L + N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये सूत्र लिखवाया। N की जगह क्या रखोगे, N की जगह क्या रखोगे 160, तो N/2 यानी 80। समझ गए कि नहीं? N/2 यानी क्या लिखोगे 80। अब जरा सुनो, आप जैसे बोले थे 80, अब वो उसके बीच में वाला ले लेंगे। अब 80 किसके बीच में ले लें? समझ में आ गई क्या बात बताना चाहते थे? तो 80 किससे ज्यादा है, 60 से, तो यहां पे 60 आएगा। समझ गए कि नहीं? ये नहीं देखते हैं कि 80 के बाद कौन है। यदि 80 हमने देखा किससे ज्यादा है, 60 से, यदि 59 आ जाता, कितना आ जाता 59, 59, तो अपन 59 ये नहीं देखते 60 के करीब है, 59 किससे ज्यादा है 22 से। ये नहीं देखना है कि वो किसके पास है, ये देखना है वो किससे ज्यादा है। तो 80 किससे ज्यादा है 60 से। अब यहां वैल्यू रख दो, तो 60 के सामने कौन है 10, तो इधर हमने रख दिया 10 धन 80 माइनस, नहीं क्या रखा था हमने, उसके बाद वाला लेते हैं ना, 20 धन 80 माइनस 60 बटे 45 गुणे 10। पहले बताओ ये जमाना समझ में आया कि नहीं आया?
पिछले वाले में भी वो जो लिया था ना हमने, क्या कहा था उसको, हाँ सुन तो लो। पिछले वाले में हमने क्या बोला था, क्या आया था, 25 आया था ना पिछले वाले में। तो वो किससे ज्यादा था तुम्हारा, 5 से ज्यादा था। तो तुम बोलोगे वो तो 20 से ज्यादा है, लेकिन वो 20 प्लस F1 लगा था ना वहां पे, तो F1 की वैल्यू 8 आई तो वो 28 हो गया था कि नहीं हो गया था। इसलिए मिनिमम साइड देखना है। हाँ 60 इसकी वैल्यू लेते CF की। हाँ तो 60 के बाद वाले को इंटरवल लेना, फ्रीक्वेंसी यहां से ले रहे हो ना, तो जहां की फ्रीक्वेंसी लोगे वहीं का इंटरवल लिया जाएगा। CF के सामने वाला इंटरवल नहीं लिया जाता। लोअर लिमिट 20। और बोलो, आराम से देख लो, हम कोई जल्दी में नहीं है। भगवान जहां पे हमें CF देखा जाता है उसके सामने का इंटरवल नहीं देखा जाता, उसके बाद वाले का इंटरवल देखा जाता है और वहीं की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। क्या बात समझ में आई है? चल बढ़ाएं। अभी भी कुछ मन में चल रहा है तो बोल सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है 24.44। इसका आंसर आ रहा है 24.44। ठीक है, हो गया? पक्का बोलो। चेहरा ऐसा लग रहा कहां से आ गए पढ़ने भगवान। क्या बताओ ना, कंफ्यूजन बताओ। हाँ कंफ्यूजन बताओ। हमने देखो बोला भी कि जहां CF लोगे उसके नीचे वाले का F लेना है तुम्हें। सही बात है। तुम ऐसे समझ सकते हो, ऐसा -1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? -1, यानी जहां F ले रहा है उसके ऊपर वाला CF लेना है। समझ गए कि नहीं? ऐसा रिलेशन रहेगा हमेशा, कहीं पे भी लोगे ऐसा ही आएगा। ठीक है, चलो देखो, अभी तो हम ये सिंपल चीज बता रहे हैं। अभी यहां मीन डेविएशन आ जाएगा, मीडियन डेविएशन आ जाएगा, तो उधर पे तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर डेविएशन निकालना पड़ेगा। समझ रहे बातों को? जैसे अब अपन एक क्वेश्चन में कमर कस लो, कितनी तेजी से करेंगे। सही बात है, लिखो, टेबल बनाओ। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, और हम तो डेटा इतना आसान ले रहे हैं, 10, 20, 30 ऐसा। कल को पेपर में जरा सा पॉइंट में आ गया तो खेल बन जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50 फ्रीक्वेंसी लिखो। 5, 8, 15, 6, 5, 8, 15 और 16 और 6, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है। अब एक बात समझो, एक बात सुनना। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? समेशन। फ्रीक्वेंसी है तो अब F लग जाएगा कि नहीं? x माइनस एक्स बार बटे n। बताओ ये सूत्र लिखा है कि नहीं तुमने मीन डेविएशन का? लिखा है, लिखा है। मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। तो इधर x बार क्या था? माध्य। लेकिन पेपर में आ गया मीडियन डेविएशन निकालो। क्या निकालो? मीडियन डेफिनेशन। तो तुम इधर इसको क्या कर लेना? मीडियन कर लेना। समझ गए कि नहीं? मीन डेविएशन यानी मीन से घटाना, मीडियन डेविएशन यानी मीडियन से घटाना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो इसमें मीन ना निकाल के फटाक से क्या निकाल के बताओ तुम हमें? मीडियन निकाल के बताओ जल्दी से। मीडियन कितनी आएगी निकाल के बताओ।
बिना टाइम लगाए इसमें मीडियन निकाल के बताओ कितना आएगा। हमने मीन डेविएशन में इधर एक्स बार लिखा था तो वो मीन डेविएशन है, लेकिन यदि उसने मीडियन डेविएशन निकाला तो मीडियन निकाल लो पहले। अब एक्स की वैल्यू तो तुम बनाओगी ना बीच की। और मीडियन निकालने में तो उसकी जरूरत ही नहीं होती ना। हाँ क्या बोल रहे, 8 आएगा मीडियन। चलो और कोई बताओ जरा मीडियन क्या आएगा। क्योंकि यदि मीडियन ही गलत निकल गई तो फिर डेविएशन तो गलत निकलना ही है। नहीं बता रहे। आठ आएगा। चलो देखो अब हम निकाल के बता रहे तुम्हें, ठीक। सबसे पहले हमने CF लिखा 5, 13, 28, 44, 50, समझ गए। तो सूत्र में n/2 आता है यानी 25। तो 25 किससे ज्यादा है, 13 से। ये 13 रख दिया हमने, समझ गए। 25 और ये कितना रख दिया हमने, 13। इसके सामने नीचे आएगा 15, इसके सामने की लोअर लिमिट 20 गुणे 10। हल करो। कितना आएगा, फिर अब आगे डेविएशन क्या निकलवाऊं मैं ये बताओ। जब मीडियन ही नहीं निकल पा रही तो क्या कर रहे हो, जिससे 8 आ रही, आपकी भी 8 इनकी भी 8। तो फिर वो सूत्र काहे के लिए लिखवाया ये L + n/2 वाला। पिछले सवालों में क्यों करवा रहा हूं मैं ऐसा। चलो आंसर नोट करो। इसका आंसर है 28। समझ गए। आज इनकी प्रैक्टिस करो फिर डेविएशन करेंगे। लेकिन मैं अभी भी मैं बहुत चिंता ये बात की है मुझे, आपके गुणा भाग ही ठीक नहीं है ना। तो पेपर में तो मुश्किल में फंसोगे बहुत कस के। इस सवाल में ओरिजिनल सवाल ना ये डेविएशन का है। तो यदि मेरा मीन मान लो 28 आ जाता, मान लो 28 आ जाता, फिर मैं क्या निकालता, x क्या आता, 5, 15, 25, 35, 45। फिर क्या निकालता मैं, xi माइनस m मीडियन। इसको 28 से घटाता, ऐसा। समझ गए। वो सूत्र बनाना पड़ेगा ना मुझे, समेशन, और फिर उसका काय से इंटू करता मैं, f से। तो सूत्र क्या बनता,
एफ इंटू ये अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये सूत्र है मीन डेविएशन का। तो यहां पे मीन डेविएशन के बदले मीडियन है तो 28 कर देता, मीन बोलता तो मीन निकाल के करता, लेकिन जब आपका ये मीडियन ही गलत आ गया तो वो तो पूरी टेबल गलत हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? बोलो समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? कि यदि पेपर में डेविएशन निकालने आ गया और आपने मीन मीडियन ही नहीं बन रहा है तो वो तो गलत ही आना है। समझ पाए हो? तो आज एक काम करो, फटाफट मीन मीडियन ये वाले जितने सवाल हैं इनको घोंटो, डेविएशन मत करो, क्योंकि डेविएशन बिना मीन मीडियन के नहीं होगा। उनके तो सूत्र बस रटने हैं, लेकिन मीन मीडियन यदि गलत निकाला तो फिर कार्यक्रम अपना समाप्त हो जाएगा। चलो, तो फिर इस पे कल चर्चा करूंगा मैं। तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं है, बुरा लग रहा होगा मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये